अंदर आइए। हमें आपका इंतजार था। हम जानते हैं कि आप यह वीडियो हमारी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि इस तरह के दस्तावेज को जल्द से जल्द और आसानी से अपोस्टिल कराने के सटीक चरण क्या हैं। तो तैयार हो जाइए और चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आपको टेक्सास हाई स्कूल डिप्लोमा को जल्दी अपोस्टिल कराने की जानकारी चाहिए, जिसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गैर रिकॉर्ड करने योग्य दस्तावेज मानता है। इसकी लागत, प्रोसेसिंग समय और हमारे साथ ऑन ऑर्डर देने के चरणों को यहाँ जानें। पहली बात, टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा हाई स्कूल डिप्लोमा जैसे गैर रिकॉर्ड करने योग्य दस्तावेजों को अपोस्टिल के लिए आप हमें ईमेल या फैक्स नहीं कर सकते, पर इसका एक अपवाद है जिस पर हम आगे बात करेंगे। आपको हमारे मुख्य ऑस्टिन टेक्सास कार्यालय में स्याही से हस्ताक्षरित मूल हाई स्कूल डिप्लोमा डाक के जरिए या खुद देना होगा। दूसरे, सभी गैर रिकॉर्ड योग्य दस्तावेज केवल टेक्सास नोटरी द्वारा ही नोटरीकृत होने चाहिए। किसी अन्य राज्य या देश के नोटरी मान्य नहीं है। अब आपके पास स्कूल दस्तावेजों पर हस्ताक्षर और नोटरी के दो विकल्प हैं। एक स्कूल अधिकारी और नोटरी द्वारा किया जाना चाहिए और दूसरा तरीका आपके और नोटरी द्वारा किया जा सकता है। तो आप स्कूल को पूरी तरह से छोड़ सकते हैं। तो हाई स्कूल डिप्लोमा पर, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह टेक्सास हाई स्कूल से है या किसी अन्य राज्य या देश से, आपके पास दो विकल्प हैं। यदि हाई स्कूल टेक्सास राज्य में नहीं है तो आप एक विकल्प का उपयोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपका हाई स्कूल टेक्सास राज्य में है तो आप दोनों विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला विकल्प कठिन है और इसमें सबसे अधिक समय लगता है और सबसे अधिक गलतियां होती हैं। दूसरे विकल्प की तुलना में इस विकल्प में शायद 80% अधिक गलतियां होती हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आपके हाई स्कूल डिप्लोमा पर एक हाई स्कूल अधिकारी को शपथ पत्र देना होगा और आपके हाई स्कूल डिप्लोमा पर हस्ताक्षर करने होंगे और फिर उसे नोटरीकृत करवाना होगा। ठीक है, तो ये वह शपथ पत्र है जिसकी उन्हें जरूरत है। आपको इसे स्कूल को ईमेल करना होगा और कहना होगा कि इसे मेरे हाई स्कूल डिप्लोमा पर लगाया जाना चाहिए, ताकि वे इसे पीछे की तरफ लगा सकें। तो आपके पास हाई स्कूल डिप्लोमा है, आप इसे पीछे की तरफ पलट सकते हैं और वे बस कर सकते हैं। आप इस पूरी चीज को यहाँ ले सकते हैं और फिर वे इसे पीछे की तरफ हाथ से लिखते हैं, या आप इसे जोड़ सकते हैं। बस यहाँ इस पीडीएफ पर क्लिक करें और यह यहाँ हाईलाइट की गई हर चीज को डाउनलोड कर देगा। और फिर आप बस उस पत्र को अपने हाई स्कूल डिप्लोमा के साथ जोड़ देंगे और यह बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा। वो सारा टेक्स्ट जो आप यहाँ देख रहे हैं, तो स्कूल अधिकारी ये कह रहा है, मैं प्रमाणित करता हूं कि छात्र का नाम का हाई स्कूल डिप्लोमा सही, सटीक, पूर्ण, अपरिवर्तित मूल दस्तावेज है। ठीक है, तो उन्हें आपका नाम प्रिंट करना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर वे इसे गलत करते हैं तो आपके पैसे डूब जाएंगे, क्योंकि इसे राज्य द्वारा खारिज कर दिया जाएगा। इसलिए उन्हें आपका नाम बिल्कुल वैसे ही प्रिंट करना होगा जैसा आपके डिप्लोमा पर है। तो अगर आपके डिप्लोमा पर आपका नाम जॉन डी डो लिखा हुआ है, निखन, तो स्कूल अधिकारी को भी उस जगह पर जॉन डी डो ही बिल्कुल वैसे ही लिखना होगा। अगर आपके डिप्लोमा पर आपका मध्य नाम पूरी तरह से लिखा है, जैसे जॉन डगलस डो, तो उन्हें आपका नाम जॉन डगलस डो ही प्रिंट करना होगा। अगर आपके डिप्लोमा पर कोई मध्य नाम या मध्य नाम का पहला अक्षर नहीं है, तो वे मध्य नाम या मध्य नाम का पहला अक्षर नहीं लिख सकते। ऐसा करना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, साथ ही उन्हें अपना पद भी लिखना होगा। सिर्फ स्कूल अधिकारी के हस्ताक्षर काफी नहीं है, तो उनके स्कूल अधिकारी का पद शायद कुछ ऐसा होगा जैसे प्रशासनिक सहायक, एडमिन अधिकारी, स्कूल रजिस्ट्रार या ऐसा ही कुछ। उनका पद क्या है, इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें बस अपना पद लिखना होगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यही चाहते हैं। ठीक है, और फिर ये यहाँ नोटरी वाला हिस्सा है। ठीक है, ये स्वतः स्पष्ट है। ठीक है, काउंटी जहां से आपने हाई स्कूल किया था वही वो काउंटी है जहां नोटरी की जा रही है। ठीक है, ठीक है। और फिर बहुत महत्वपूर्ण बात, जहां यहाँ लिखा है स्कूल अधिकारी का नाम लिखें, नोटरी अक्सर यह गलती करते हैं। वे लगभग 3 अलग-अलग गलतियां करते हैं और यदि वे इनमें से कोई भी गलती करते हैं तो आपका दस्तावेज खारिज हो जाएगा। एक, यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है स्कूल अधिकारी का नाम लिखें। नोटरी क्या करते हैं, वे उस लाइन में आपका नाम लिख देंगे, क्योंकि आप कॉलेज या हाई स्कूल डिप्लोमा पर हैं। वे आपका नाम लिख देते हैं, तो ये खारिज हो जाएगा। ये गलत है। 2, नोटरी इस जगह में अपना नाम लिख देंगे, ये भी खारिज हो जाएगा। 3, वे अपना नाम हस्ताक्षर कर देंगे, नोटरी इसमें अपना नाम हस्ताक्षर कर देंगे, क्योंकि वे ध्यान नहीं दे रहे हैं, वे पढ़ नहीं रहे हैं। इसमें लिखा है स्कूल अधिकारी का नाम लिखें, प्रिंट करें, कोई कर्सिव नहीं, कोई हस्ताक्षर नहीं। आप स्कूल अधिकारी का नाम लिखें, ये एक टेक्सास नोटरी जुराइट है। ये किसी भी नोटरीकरण या नोटरी पावती पर आवश्यक है। ये सिर्फ नोटरी द्वारा यह बताना है कि उन्होंने अपने सामने किसे हस्ताक्षर करते देखा। उन्होंने स्कूल अफसर को देखा, उन्होंने खुद को साइन करते नहीं देखा। नहीं, उन्होंने आपको देखा। जो डिप्लोमा वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने स्कूल अधिकारी को देखा, इसलिए उनका ऐसा करना जरूरी है। और फिर निश्चित रूप से वे यहाँ हस्ताक्षर करते हैं। और फिर से, यदि आप अपने डिप्लोमा के पीछे यह सब शब्दावली नहीं डालना चाहते हैं, तो आप इसे फिर से प्रिंट कर सकते हैं और पेपर क्लिप के साथ जोड़ सकते हैं। जब आप इसे हमें मेल करेंगे या हमें देंगे, तो आप पहले पेज पर एक पेपर क्लिप लगाएंगे। आपके पास हाई स्कूल डिप्लोमा की एक प्रति है और फिर दूसरा पेज नोटरीकरण और स्कूल अधिकारी का होगा।
फिर से ये कठिन तरीका है और हमने देखा है कि इसे करने में 1 महीने या उससे अधिक का समय लगता है। 80% गलतियाँ इसी पहले विकल्प में होती हैं, दूसरे विकल्प में नहीं। तो यदि आपको ज़रूरत नहीं है, जब तक विदेशी सरकारी संस्था जो आपसे इस दस्तावेज़ को अपोस्टिल करने का अनुरोध कर रही है, विशेष रूप से यह ना कहे कि यह मूल हाई स्कूल डिप्लोमा होना चाहिए। जब तक वे ऐसा ना कहें, इस विकल्प को ना चुनें। आसान, तेज़ दूसरा विकल्प चुनें। ये दूसरा विकल्प है। यह आपके नियंत्रण में है। ठीक है? आपको बस अपने हाई स्कूल डिप्लोमा की फ़ोटोकॉपी बनानी है। आप ऐसा कर सकते हैं। आपको ऐसा करने के लिए किसी और पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है, न नोटरी पर, न स्कूल अधिकारी पर। आप अपने हाई स्कूल डिप्लोमा की फोटोकॉपी बनाएं और फिर आप एक हस्ताक्षरित प्रमाणित प्रति हलफनामा बनाएंगे और आप इसे यहीं प्रिंट करेंगे या इस पीडीएफ पर क्लिक करेंगे और यह इसे डाउनलोड कर देगा और फिर आप उसे फिर से पेपर क्लिप के साथ अपने हाई स्कूल डिप्लोमा के साथ जोड़ देंगे और फिर आप टेक्सास में किसी भी नोटरी के पास जाएंगे और फिर आप वहां अपना नाम लिखेंगे। इसमें लिखा है मैं दस्तावेज धारक का नाम लिखता हूं। फिर से अपना नाम बिल्कुल वैसे ही लिखें जैसा आपके डिप्लोमा पर है, आपको करना ही होगा। ठीक है? और फिर आप नोटरी के सामने यहाँ हस्ताक्षर करेंगे और फिर नोटरी अपना काम करेंगे। वे अपना नाम सही से लिखेंगे, वहां फिर से अपना नाम लिखें। सुनिश्चित करें कि नोटरी वहां अपना नाम न लिखे या वहां अपना हस्ताक्षर न करे। उन्हें वहां पर आपका नाम लिखना होगा और जाहिर है उस काउंटी का नाम भी जहां ये किया जा रहा है और फिर नोटरी यहाँ हस्ताक्षर करेगा और इस तरह आपको स्कूल के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आप इसे उसी दिन करवा सकते हैं जब आप इसे देखते हैं। बस नोटरी के पास जाए और काम हो गया। आप झूम के जरिए टैक्सस ई नोटरी का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसे ऑनलाइन, वर्चुअल या रिमोट नोटरी भी कहा जाता है। अगर आप टैक्सस या अमेरिका से बाहर हैं तो ई साइन और नोटराइज्ड दस्तावेज अपलोड करने के लिए हमारे कॉन्टैक्ट एएस पेज का उपयोग करें ताकि आपको कुछ भी मेल ना करना पड़े। तो इस पेज से हमारे कॉन्टैक्ट इस पेज पर जाने के 3 तरीके हैं। आप बस यहाँ क्लिक कर सकते हैं, यहाँ महिला पर क्लिक कर सकते हैं या यहाँ क्लिक कर सकते हैं हमारे टैक्सेस अपोस्टिल ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज पर, जिसे आप इस पेज के बिल्कुल नीचे ऑन ऑर्डर फॉर्म बटन पर क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं। ऑनलाइन टैक्सेस अपोस्टिल फॉर्म भरें और प्रिंट करें, फिर प्रीपेड लेबल के साथ हमें मेल करें या यहाँ छोड़ दें ताकि हम दस्तावेज आपको या दुनिया में कहीं भी भेज सकें। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक नोटरी चुनते हैं तो आपको कुछ भी भेजने की जरूरत नहीं है। बस हमारे कॉन्टैक्ट अस पेज पर जाकर 3 पीडीएफ फाइलें अपलोड करें। पहली वाली पीडीएफ आपके ई नोटराइज्ड हलफनामे और हाई स्कूल डिप्लोमा की फोटोकॉपी की है। आप इन सभी को एक ही पीडीएफ बनाकर शामिल कर सकते हैं। दूसरा पीडीएफ आपके प्रीपेड रिटर्न फेडेक्स यूपीएस शिपिंग लेबल का है और तीसरा हमारे ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज का। जब आप ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज पर जाते हैं तो प्रिंट बटन पर जाने के बजाय जहां से हार्ड कॉपी प्रिंट होती है, इसके बजाय आप प्रिंटर और कंप्यूटर सेटिंग्स में जाएं और सेव एज पीडीएफ वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा। ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करते समय यह पीडीएफ में सेव हो जाता है। बस इसे सेव कर हमारे कॉन्टैक्ट अस पेज पर आसानी से अपलोड कर सकते हैं। बस इतना ही। ना मेल भेजने की जरूरत है, ना कहीं जाने की। आप इसे दुनिया में कहीं से भी आसानी से कर सकते हैं। अगला चरण 2 है जो शिपिंग निर्देश है। ये चरण 2 है। मैं इस बारे में बताने जा रहा हूं कि आप दस्तावेज कैसे भेजेंगे और हम दस्तावेज आपको वापस कैसे भेजेंगे। तो आने जाने की शिपिंग और आपको शिपिंग लेबल कैसे बनाने हैं और आपको क्या करना है, तो ये इस पर निर्भर करता है कि आप राज्य, संघीय या दूतावास स्तर के दस्तावेजों को अपोस्टिल करवा रहे हैं या तीनों को। यदि आप उदाहरण के लिए एक गैर हेग देश के लिए जा रहे हैं तो आपको कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा, जिसे दस्तावेज वैधीकरण या सत्यापन प्रक्रिया कहा जाता है। और यदि यह राज्य स्तर का दस्तावेज है, जैसे मान लीजिए वियतनाम या थाईलैंड के लिए जन्म प्रमाण पत्र, तो आपको इसे टेक्सास के राज्य स्तर पर, फिर अमेरिकी विदेश विभाग और फिर उस देश के दूतावास से करवाना होगा। और वह तीसरा चरण है। तो मैं बताने जा रहा हूं कि आपको शिपिंग कैसे करनी है। दस्तावेज पहुंचाने के आमतौर पर 2 तरीके हैं। सबसे आसान तरीका, जिसकी हम 99% लोगों को सलाह देते हैं, वह है कि आप अपने दस्तावेज हमारे ऑस्टिन पते पर रातों रात मेल कर दें, जो हमारे ऑन ऑर्डर फॉर्म और शिपिंग निर्देशों में दिया गया है। या यदि आप ऑस्टिन क्षेत्र में रहते हैं तो आप अपने दस्तावेज हमें यहां दे सकते हैं। फिर से, इसमें यह प्रक्रिया को तेज नहीं करता है, जिसके बारे में हम चरण 3 में चर्चा करेंगे। ये प्रक्रिया को बिल्कुल भी तेज नहीं करता है। मेल करना या यहाँ छोड़ना, ये वॉक इन सेवा नहीं है। आप हमारे कार्यालय में चलकर इसे खुद नहीं ले जा सकते। अपोस्टिल प्राप्त करना केवल टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वॉशिंगटन D.C में U.S डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट या उस देश के दूतावास से ही संभव है। हम D.C स्थित अपने ऑफिस से सभी वैधीकरण करते हैं, जहां दुनिया के लगभग सभी विदेशी दूतावास स्थित हैं। अच्छा, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको क्या करना है। तो अगर आप हमें अपने दस्तावेज मेल करने वाले हैं तो कृपया डाकघर का उपयोग ना करें। यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस का उपयोग ना करें। वे लगातार दस्तावेज खो देते हैं। वे हर साल किसी न किसी वजह से अरबों डॉलर का नुकसान करते हैं। वे अक्षम हैं, वे अविश्वसनीय हैं। उनका उपयोग ना करें। अपने दस्तावेज हमें मेल ना करें या हमसे उन्हें वापस मेल ना करवाएं, क्योंकि आमतौर पर उनकी ट्रैकिंग बहुत खराब होती है। हम केवल फेडेक्स का उपयोग करने की सलाह देते हैं, लेकिन अगर आप फेडेक्स या UPS चाहते हैं या यदि आप यूरोप या दक्षिण अमेरिका या मध्य अमेरिका में हैं तो वहां DHL काफी लोकप्रिय है।
लेकिन फिर से सबसे विश्वसनीय और जिसकी हम सिफारिश करते हैं और हम हर दिन उनके साथ शिप करते हैं और हम हज़ारों दस्तावेज़ भेजते हैं और 6 महाद्वीपों पर हमारे ग्राहक हैं, अभी तक अंटार्कटिका नहीं पहुँचे हैं, वो फेडेक्स है। वे अब तक के सबसे विश्वसनीय हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके दस्तावेज़ खराब ना हों या खोएँ नहीं, तो वे सबसे विश्वसनीय और सबसे सस्ते हैं। यदि आप यूएस में दस्तावेज़ों का उपयोग कर रहे हैं, तो अब तक के। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हम ऑस्टिन, टेक्सास से अपने डीसी ऑफ़िस में शिप करते हैं, यानी टेक्सास के बीच से पूरे देश में अटलांटिक महासागर तक, वॉशिंगटन डीसी तक, हमारे डी.सी। ऑफिस में 2 दिन में फेडेक्स से दस्तावेज भेजने में हमें $11, असल में $10 और 95 सेंट लगते हैं। यदि हम यूपीएस का उपयोग करते हैं उसी समय में, तो ये $40 से अधिक है। यदि हम डाकघर का उपयोग करते हैं तो ये $20 से अधिक है। ये लगभग $23 है। ये दोगुने से भी अधिक है। तो यदि आप दस्तावेज भेज रहे हैं तो फेडेक्स यूपीएस और डाकघर की तुलना में बहुत सस्ता है। यदि आप इसे जल्दी, रातों रात या 2 दिनों के भीतर कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि ये केवल तभी होता है जब आप फेडेक्स वन विकल्प का उपयोग करते हैं, और हमारे शिपिंग पेजों पर हमारा वीडियो इसके बारे में बताएगा और मैं इसे समझाने जा रहा हूँ। तो यहाँ वे लिंक हैं जिन पर आप क्लिक करेंगे। तो ये एक लंबा वीडियो होगा, एक और 15-20 मिनट का वीडियो। ये आपको कुछ ऐसा बताएगा जो फेडेक्स या यूपीएस अपनी वेबसाइट पर भी नहीं करते हैं। हमारे पास स्क्रीनशॉट और एक वीडियो है जो स्क्रीनशॉट के माध्यम से बताता है कि आप दुनिया में कहीं से भी fedex.com या upbas.com पर प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल कैसे बना सकते हैं। चाहे आप दुनिया में कहीं भी हों, आप ऑनलाइन जाकर प्रीपेड शिपिंग लेबल बना सकते हैं और उसे प्रिंट करके हमें मेल कर सकते हैं, या फिर आप उस p.datf फाइल को हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। बस पीडीएफ है। आप हमें वर्ड डॉक्यूमेंट, जीआईएफ या जेपीजी में शिपिंग लेबल नहीं दे सकते। आपको उस मूल पीडीएफ की जरूरत है जो यूपीएस और फेडेक्स लेबल बनाते समय देते हैं। आप यहां दिए गए इन लिंक पर क्लिक करें, जहां वीडियो और स्क्रीनशॉट के जरिए विस्तार से बताया गया है कि आपको इसे अपनी जरूरत के अनुसार कैसे करना है। ठीक है? और फिर यदि आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं, तो आपको वह करना होगा जिसे आमतौर पर सीमा शुल्क चालान या सीमा शुल्क कहा जाता है। वह रसीद जो आपको यहां तैयार करनी होगी। आप इन पे क्लिक करें। ये फेडेक्स के लिए और ये यूपीएस के लिए। हमारे पास एक तैयार टेम्पलेट है जिसे आपको बस भरकर अपना नाम, तारीख और साइन करना है। ये आपके लिए तैयार है। फिर से, देश के आधार पर आमतौर पर इसकी जरूरत नहीं होती है, लेकिन हम सावधानी के तौर पर आपको ऐसा करने के लिए कहते हैं। यदि आप अमेरिका से मैक्सिको जैसे किसी दूसरे देश में दस्तावेज भेज रहे हैं, तो उन्हें इसकी उतनी परवाह नहीं होती और फेडेक्स को भी वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दुनिया के अधिकांश अन्य देशों में सीमा शुल्क से गुजरने के लिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास वह हो। और फिर दूसरी बड़ी बात यह है कि आप शिपिंग लेबल पर हमारा नाम नहीं डाल सकते। मैं अपनी बात दोहराता हूं। आप अपनी शिपिंग पर कहीं भी हमारा नाम, फ़ोन नंबर या पता नहीं डाल सकते। जब हम इसे आपको वापस भेज रहे होते हैं, तो वह शिपिंग आपके लिए होती है। तो हमने आपके दस्तावेज़ों को अपोस्टिल कर दिया है और अब आप चाहते हैं कि वे आपके पास या किसी भी व्यक्ति या संस्था के पास वापस जाएँ, जहाँ भी आप चाहें। आप एक प्रीपेड शिपिंग लेबल बना रहे हैं, ठीक है? आप ही आयातक हैं और आप ही शिपर हैं। इसलिए आप इस पर हमारा नाम नहीं रख सकते, क्योंकि यदि यह सीमा शुल्क से गुज़रता है, तो हमें इसके लिए बिल भेजा जाएगा और हमें भुगतान करना होगा, सैकड़ों डॉलर का। वह हमारा नहीं है, वह हमारा खर्च नहीं है। इसलिए अगर उस पर हमारा नाम हुआ, तो हम आपके दस्तावेज़ वापस नहीं भेजेंगे, ठीक है? ये एक लिफ़ाफ़े जैसा है, जो आप किसी को भेज रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में ऊपर बाईं ओर कोने में आप रिटर्न भेजने वाले का नाम और पता लिखते हैं, ताकि पता गलत होने या डाकघर द्वारा डिलीवर ना होने पर वे उस मेल को आपको वापस भेज सकें। हम यही माँग रहे हैं। आप वहाँ हमारा पता नहीं डाल सकते, कोई भी पता डाल दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने दोस्त, रिश्तेदार, सहकर्मी या फिर किसी बिज़नेस का नाम डाल सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप बस वहाँ हमारी जानकारी नहीं डाल सकते, आप अपना डाल दीजिए। लोग यही करते हैं। आप टू और फ्रॉम में अपना पता डाल सकते हैं। जैसे अगर आप इसे यूरोप वापस भेजना चाहते हैं, तो अमेरिका में किसी मित्र या परिवार के पते का उपयोग कर लें। फिर से, ये केवल तभी होता है जब आपका दस्तावेज़ आपको वापस मिल जाता है। वापसी के लिए उन्हें एक पता चाहिए होता है, या सीमा शुल्क भुगतान न होने पर बिल भेजने के लिए पते की ज़रूरत पड़ती है। वैसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बस हमारा पता नहीं डाल सकते। ये बहुत सरल है। इन दोनों में से इस पर क्लिक करें, हम विस्तार से बताएंगे कि ये कैसे होगा। जब आप फेडेक्स या यूपीएस पर ऑनलाइन काम कर रहे हों, तो वे पूछेंगे कि ये कहाँ से भेजा जा रहा है, जहां आप बस हमारा पता या फ़ोन नंबर वहां नहीं डाल सकते। ये आसान है, रोज़ करते हैं। लोग कहते हैं नहीं होगा, आप कर सकते हैं, बस सही तरीका अपनाएं, निर्देश मानकर ऑनलाइन करें। ऐसा करने के लिए फेडेक्स या यूपीएस स्टोर में ना जाएं, क्योंकि कई बार उन लोगों को पता नहीं होता कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। आप इसे बस ऑनलाइन कर सकते हैं। हम इसे दुनिया के हर देश से हर दिन करवाते हैं। आप हमारे पते का उपयोग किए बिना ऑनलाइन लेबल बना सकते हैं।
आप क्योंकि फिर से आप ऑनलाइन लेबल बना रहे हैं और आप इसके लिए भुगतान कर रहे हैं, हम नहीं। हम बस इसे आपके लिए फेडेक्स या यूपीएस या डीएचएल पर छोड़ रहे हैं। इसलिए आप हमारा पता नहीं डाल सकते क्योंकि तब तकनीकी रूप से फेडेक्स या यूपीएस या डीएचएल की नज़र में हम आयातक बन जाते हैं, हम शिपर बन जाते हैं। क्या आप देखते हैं कि सारी ज़िम्मेदारी, कानूनी ज़िम्मेदारी हमारी कंपनी पर आ जाती है और हम ऐसा नहीं चाहते? हमारी कानूनी नीति, हमारी कंपनी की नीति, हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए शिपिंग लेबल पर हमारा पता ना डालें, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम इसे शिप नहीं करेंगे। अगर आपने गलत पता डाला है, तो आपको हमें एक नया शिपिंग लेबल भेजना होगा। अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर्स के लिए हमारा नाम, पता और फ़ोन नंबर नहीं हो सकता, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा रहे ऑर्डर्स को हम वापस शिप नहीं करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आपके पास समय कम है और आपको ये दस्तावेज़ वापस चाहिए, तो नया लेबल मिलने में संभावित रूप से कई दिनों की देरी हो सकती है। हमारा आपसे संपर्क करना, तो कृपया इन निर्देशों का पालन करें और इस प्रीपेड शिपिंग लेबल पर अपना नाम, पता या फ़ोन नंबर न डालें। शिपिंग के बारे में बस इतना ही है। ये फिर से बहुत सरल है। आप बस हमें फिर से दें, अगर आप हमें दस्तावेज़ देने आ रहे हैं, आप हमें दस्तावेज़ और प्रीपेड शिपिंग लेबल दे सकते हैं ताकि हम उन्हें वापस शिप कर सकें। इसका मतलब है कि आप उन्हें हमें मेल करने के बजाय यहाँ छोड़ देते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि वे आपको वापस मेल किए जाएँ। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं। तो आप ऑनलाइन जाएँ, शिपिंग लेबल बनाएँ और जब आप हमारे ऑस्टिन लोकेशंस पर आएँ, तो अपने दस्तावेज़ छोड़ दें और फिर आप जानते हैं, उसी दिन, अगले दिन, 2 दिन। जैसा कि हम स्टेप 3 में देखेंगे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को उन्हें जारी करने में कितना समय लगता है या संघीय सरकार या दूतावास को, फिर हम इसे आपको वापस शिप कर देंगे। तो बस अभी के लिए इतना ही है। धन्यवाद। तो अब ये स्टेप 3 है। मैं अभी की कीमतों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हमारे पास हैं। कृपया ध्यान दें कि और यदि आप हमें अपने सभी ज़रूरी दस्तावेज़ देने जा रहे हैं और हमारा टर्न अराउंड समय जो आज 30 नवंबर की तारीख 2025 तक है। तो अगर आप हमें ये दस्तावेज़ देने जा रहे हैं, तो आपको जो करना होगा वह ये है कि आपको हमारा ऑन ऑर्डर फॉर्म प्रिंट आउट निकाल कर तैयार रखना होगा, जो आप ऑनलाइन भरते हैं, जिसे आप यहाँ नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे। ठीक यहाँ। इस पर क्लिक करने से आप हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पर जाएँगे और वही आप ऑनलाइन भरेंगे और फिर उसे प्रिंट करेंगे और वहाँ एक और वीडियो है जो बताएगा कि ऑर्डर फॉर्म कैसे भरना है और वो सब कुछ। तो अगर आप अपने दस्तावेज़ हमें मेल करने जा रहे हैं, जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं, तो आप हमारा ऑन ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करते हैं और फिर आप उसे अपने दस्तावेज़ों के साथ भेजते हैं, जैसा कि हम स्टेप 2 में बताते हैं, आप इसे हमें भेजते हैं। यदि आप व्यक्तिगत रूप से हमें अपने दस्तावेज़ देने जा रहे हैं, जिससे प्रक्रिया तेज़ नहीं होती है और मैं उस पर चर्चा करने जा रहा हूँ, यदि आप इसे हमारे ऑस्टिन ऑफिस में छोड़ने जा रहे हैं, जो कि एकमात्र स्थान है, ह्यूस्टन नहीं, डैलस नहीं, केवल हमारा ऑस्टिन ऑफिस, तो आप अपने दस्तावेज़ वहाँ छोड़ सकते हैं। अगर आप ऑस्टिन क्षेत्र में रहते हैं, तो हमारा ऑन ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करके अपने दस्तावेज़ों के साथ लाएँ। और फिर मैं अभी हमारे कट ऑफ समय के बारे में बताने जा रहा हूं। तो उसी दिन की सेवा के लिए इसका मतलब यह है कि हम आपके कानूनी दस्तावेज टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास फाइल करने जा रहे हैं। यदि हमें आपके दस्तावेज दोपहर 12 बजे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम तक सोमवार से शुक्रवार तक मिल जाते हैं, किसी भी प्रमुख संघीय या राज्य की छुट्टियों को छोड़कर, तो जब भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट खुला होता है और वे वास्तव में केवल संघीय और राज्य की तुलना में अधिक दिन बंद रहते हैं, जैसे इस साल 4 जुलाई के लिए उन्होंने 4 जुलाई के बाद वाले सोमवार को बंद रखा, वह कोई संघीय छुट्टी नहीं थी और वे इस सप्ताह बंद थे थैंक्स गिविंग से पहले बुधवार को, और वह कोई संघीय अवकाश नहीं था। या ब्लैक या गुड या ब्लैक फ्राइडे को भी वे बंद रहते हैं, वह कोई संघीय अवकाश नहीं है, वे बंद हैं। इस हफ्ते वे 3 दिन बंद हैं और क्रिसमस पर भी 3 दिन रहेंगे, उन्होंने पहले ही बता दिया है, क्रिसमस ईव से एक दिन पहले। तो क्रिसमस ईव जो कोई सरकारी छुट्टी नहीं है, उनके बंद होने पर हम आपका दस्तावेज फाइल नहीं कर सकते। बस ये सुनिश्चित कर लें कि कोई भी कंपनी आपके दस्तावेज तब तक फाइल नहीं कर सकती जब तक कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का कार्यालय खुला ना हो। तो अगर हमें आपके दस्तावेज सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम तक मिल जाते हैं, जब वे खुले होते हैं, तो हम गारंटी देते हैं कि हम उन्हें उसी दिन टेक्सास राज्य के साथ फाइल कर देंगे। फिर उनके काम की गति के अनुसार वे बदलते हैं। हम इसे नियंत्रित नहीं करते। फिलहाल कोई भी इसे नियंत्रित नहीं करता कि वे उन्हें कितनी जल्दी वापस करेंगे और हम इसे हर महीने बदलते हैं। जैसे अभी कुछ ही घंटों में ये दिसंबर 2025 में बदल जाएगा। तो अगर आप भविष्य में ये वीडियो देख रहे हैं 2026 या 2027 में, तो इस वीडियो में आप जो देख रहे हैं उसे भूल जाइए। इस पृष्ठ पर यहाँ जो कुछ भी लिखा है वही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए वर्तमान काम पूरा होने का समय होगा और मैं अपने उदाहरणों में इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो अभी के अनुसार नवंबर 2025 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दस्तावेजों पर अपोस्टिल जारी करने में 0 से 2 कार्य दिवस लगते हैं और मैं ये समझाने जा रहा हूं कि 0 दिनों का क्या अर्थ है। ठीक है, तो हम यहाँ कुछ स्थितियां देते हैं।
तो अगर हमें आपके कागजात डाक द्वारा या दोपहर तक सेंट्रल टाइम के अनुसार मिल जाते हैं, तो हम आपके दस्तावेज फाइल कर देंगे। फिर यह संभव है, हालांकि निश्चित नहीं, कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसी दिन आपका अपोस्टिल जारी कर दे। तो उसी दिन का मतलब है शून्य, यानी हमें आपका दस्तावेज उस दिन दोपहर तक या उससे पहले मिल जाएगा। हम उसे उसी दिन फाइल करेंगे और वे उसे उसी दिन जारी कर सकते हैं और हम आपको उसी दिन वापस डाक से भेज देंगे। वह शून्य दिन है, या हमारे द्वारा फाइल किए जाने के बाद उन्हें आपको जारी करने में 2 कार्य दिवस तक लग सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ हमारे उदाहरणों को समझाने जा रहा हूँ। तो पहली स्थिति, हमें आपके दस्तावेज सोमवार को दोपहर के सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम कट ऑफ समय से पहले या तब तक मिल जाते हैं और फिर हम उसे उसी दिन फाइल कर देते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या तो उसी दिन आपके दस्तावेजों पर अपोस्टिल जारी कर देगा, जो कि शून्य दिन है। वे इसे अगले कार्य दिवस में कर सकते हैं, जो 1 दिन है, या 2 कार्य दिवसों में। तो सबसे खराब स्थिति में आपको यह बुधवार को मिलेगा और वापस डाक से भेजा जाएगा। तो वह सबसे खराब स्थिति है, अगर हमें आपका दस्तावेज 12 बजे तक मिल जाता है, ठीक है? उदाहरण नंबर 2 ये है कि अगर हमें आपका दस्तावेज दोपहर के सेंट्रल टाइम के बाद मिलता है, तो अगर आप इसे हमें डाक से भेजते हैं और हमें ये दोपहर 2-3 बजे यूपीएस या फेडेक्स या डीएचएल से मिलता है, या आप इसे हमारे कार्यालय में 2-3-4 बजे छोड़ते हैं, तो हम इसे अगले कार्य दिवस में फाइल करेंगे और फिर वे इसे उसी दिन जारी कर सकते हैं। वह शून्य दिन है, वे इसे अगले कार्य दिवस 1 दिन या 2 कार्य दिवसों में जारी कर सकते हैं। तो सबसे खराब स्थिति में हम इसे लेकर उस गुरुवार को आपको वापस मेल कर सकते हैं। तो फिर से दोनों स्थितियों में यदि हमें आपका दस्तावेज सोमवार को मिलता है, चाहे दोपहर से पहले या बाद में, ये बुधवार या गुरुवार होगा। तो फिर से बिल्कुल खराब स्थिति में, जब तक कि कोई ज़ोंबी सर्वनाश या ऑर्क विद्रोह या एलियन आक्रमण ना हो, यदि आप इसे सोमवार को करते हैं, तो ये आपको गुरुवार को वापस मेल कर दिया जाएगा। सबसे खराब स्थिति, सबसे अच्छी स्थिति, इसे सोमवार को ही आपको वापस मेल किया जा सकता है। तो बस इसे समझने के लिए, और मैं इस पर पर्याप्त जोर नहीं दे सकता, यदि आप ऑस्टिन में हमारे मुख्य कार्यालय में आ रहे हैं, तो मेल करने के बजाय अपने दस्तावेज खुद छोड़ना प्रक्रिया को तेज नहीं करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें वे ड्रॉप ऑफ या मेल द्वारा दोपहर से पहले या बाद में मिलते हैं, काम पूरा होने का समय वही रहेगा। बहुत से लोग हमारी वेबसाइट नहीं पढ़ते, हमसे संपर्क नहीं करते और ये सोचकर आ जाते हैं कि यह उसी दिन हो जाएगा, और ये संभव नहीं है, क्योंकि ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का मामला है। ये उन पर निर्भर है, वे तय करेंगे कि वे इसे उसी दिन, अगले दिन या 2 दिनों में जारी करेंगे। तो कृपया, जब तक आप ऑस्टिन क्षेत्र में नहीं रहते, ये प्रक्रिया को तेज नहीं करता। बस अपने दस्तावेज हमें ओवरनाइट मेल कर दें, जैसा कि हम चरण 2 में बताते हैं कि इसे कैसे करना है, ठीक है? और फिर ये कीमतें आज की हैं, ये अगले साल 2026 या 2027 या 2028 में बदल सकती हैं। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हों, लेकिन इस वीडियो में जो कहा गया है उस पर ना जाएं। यहाँ जो कहा जा रहा है उस पर जाएं। यहाँ जो कुछ भी लिखा है, ठीक यहाँ, इस समय यहाँ जो कुछ भी लिखा है वही वर्तमान मूल्य निर्धारण है। तो पहले दस्तावेज के लिए, तो यदि आपको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में एक दस्तावेज अपोस्टिल कराना है, तो ये $95 है और इसमें सभी फाइलिंग शुल्क शामिल हैं। तो आप हमें चेक या मनी ऑर्डर या कैशियर चेक नहीं देते, आप हमें राज्य फाइलिंग शुल्क के लिए पैसे नहीं भेजते और आप कागजी कार्रवाई नहीं करते। आप हमें राज्य का फॉर्म नहीं भेजते। हमारे अपने फॉर्म हैं और हम फाइलिंग शुल्क का भुगतान करते हैं। तो ये सिर्फ $95 है। बस इतना ही। कोई टैक्स नहीं है, ये सिर्फ $95 फ्लैट है। आपकी लागत बस इतनी ही है। 1 से अधिक होने पर छूट मिलेगी। ये चार्ट देखें। 1 दस्तावेज के लिए 95 और 2 दस्तावेज अपोस्टिल कराने पर कम लगेगा। एक साथ ये 170 और 3 पर 245 है। तो ये पूरी तरह से अभी का वर्तमान मूल्य निर्धारण है। हमारे पास ये है। फिर से अतिरिक्त दस्तावेज $75 प्रति दस्तावेज है। और फिर जब आप ऑन ऑर्डर करने के लिए तैयार हों, तो बस इस बटन पर क्लिक करें और यह आपको टेक्सास अपोस्टिल के लिए हमारे ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज पर ले जाएगा। ध्यान दें कि यह केवल टेक्सास के लिए है। इसमें संघीय मूल्य निर्धारण, कॉर्पोरेट दस्तावेज या दूतावास शुल्क शामिल नहीं है। यह विशेष रूप से केवल टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और टेक्सास के दस्तावेजों के लिए ही बनाया गया है। तो वे दस्तावेज जो टेक्सास नोटरी द्वारा नोटरीकृत हैं या जो टेक्सास इकाई से जारी किए गए थे, जैसे शहर, राज्य, काउंटी या राज्य सरकार, जैसे टेक्सास जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह लाइसेंस, तलाक की डिक्री, आपराधिक रिकॉर्ड जांच, ड्राइविंग लाइसेंस, पावर ऑफ अटॉर्नी, ऐसी चीजें। तो यह चरण 3 है। धन्यवाद।